आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ की पॉलिटिकल साइंस की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट समानता ऑन इक्वालिटी। तो क्लास सिक्स में तुम बहुत सारी बातें जान चुके हो लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र क्या होता है, विविधता क्या होती है, विविधता और भेदभाव क्या होता है, हमारे देश में लोकतंत्र किस तरह से मौजूद है, सरकार क्या होती है, सरकार में लोगों की भागीदारी क्या होती है, शांतिपूर्ण संघर्ष क्या होता है, और भी बहुत सारी बातें लोकतंत्र के बारे में जान चुके हो। लेकिन क्लास सेवन्थ में तुम स्टार्ट करोगे अपनी बुक समानता के साथ। समानता हमारे संविधान का और साथ के साथ एक लोकतांत्रिक देश का महत्वपूर्ण विषय और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। समानता का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान है, मतलब किसी भी तरह से दो व्यक्तियों के बीच में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो समानता और असमानता के बारे में तो हम इस चैप्टर में बहुत सारी बातें करेंगे, है ना। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एनसीईआरटी ने बहुत सारी कहानियाँ देकर इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया, बहुत सारी पिक्चर्स देकर। इवन की जो कांता की कहानी है वो तो पूरी कॉमिक्स के तौर पर तुम्हारे साथ दी गई है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कांता की कहानी से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो कांता की कहानी कॉमिक्स के तौर पर तुम्हें दिखाई गई है कुछ इस तरह। तो इस कॉमिक्स को तुम अपने आप पढ़ लेना, क्योंकि कॉमिक्स को तो मैं पढ़ा नहीं सकता। तो तुम इसको अपने आप पढ़ लेना। हाँ, जहाँ से अब ये चैप्टर स्टार्ट होता है पढ़ाना, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा और साथ के साथ कांता की कहानी भी इसी में आ जाएगी। सबसे पहला आता है हमारा मताधिकार की समानता। हम मताधिकार की समानता के बारे में जानेंगे। उससे पहले थोड़ी सी कांता के बारे में जान लेते हैं। कांता एक घरेलू नौकरानी है, मतलब एक नौकरानी है और अशोक जैन के घर में काम करती है। तो जो कहानी की शुरुआत होती है वो होती है वोट देने वाले दिन से। वोट देने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं। उस लाइन में कांता भी खड़ी है, कांता की दोस्त सुजाता भी खड़ी, और सुजाता भी एक घरेलू नौकरानी है। तो कांता सुजाता से कहती है, बड़ी खुश हो जाती है कांता यह देखकर कि उसका मालिक अशोक जैन उसी लाइन में खड़ा है जिस लाइन में कांता और उसकी दोस्त सुजाता खड़ी है। उसके मन में ये बात आती है कि वाकई भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सब लोगों को समानता दी गई है। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति दोनों एक ही लाइन में खड़े हैं वोट देने के लिए, दोनों को बराबर इंतजार करना पड़ रहा है वोट देने के लिए, और उनके वोट की वैल्यू भी एक ही है। कांता ये सोचकर बड़ी खुश होती है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में उस जैसे गरीब लोगों को अमीर लोगों के साथ समानता के तौर पर देखा जाता है। जैसे वोट देने वाली लाइन में कांता, उसकी दोस्त सुजाता और साथ के साथ छोटे लाल किसान भी उनके साथ खड़े होते हैं। तो उनके साथ में अशोक जैन भी होते। तो कांता ये चीज़ देखकर बड़ी खुश होती है। उसे गर्व महसूस होता है कि वो एक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रह रही है जहाँ पर सभी लोगों को मत देने का मतलब वोट देने का अधिकार, और सभी लोगों के वोट की वैल्यू बराबर है। वोट देने का अधिकार 18 वर्ष से ऊपर, 18 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं सभी को मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार, और इसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। कहने का मतलब चाहे वो उच्च जाति का हो, नीच जाति का हो, या फिर किसी भी धर्म से संबंधित हो, स्त्री हो, पुरुष हो, या कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, हम किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति को जो कि 18 साल से ऊपर का है, हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, और इसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। संविधान ने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। और साथ के साथ हमारे यहाँ एक और सिद्धांत काम करता है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत हमारे यहाँ काम करता है। एक व्यक्ति एक वोट का मतलब प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के वोट की वैल्यू बराबर होती है। पहले क्या होता था, जो दूसरे देशों में पहले ये होता था कि जो अमीर लोग होते थे उनकी वोट की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन जो गरीब लोग होते थे उनकी वोट की वैल्यू कम होती थी। लेकिन भारत जैसे देश में ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के वोट की वैल्यू एक ही है। मतलब अगर कांता वोट देगी तो उसके वोट की वैल्यू भी उतनी ही रहेगी। अगर अशोक जैन जो कि उसका मालिक है, अमीर है, उसकी भी वोट की वैल्यू उतनी ही रहेगी। एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर हमारा संविधान काम करता है और सभी लोगों को बिना भेदभाव किए अधिकार देता है वोट देने का। तो कांता ये देखकर बड़ी खुश होती है। लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कांता के मन में समानता के बारे में कुछ शंका पैदा होने लग जाती है। जैसा कि उसने पहले गर्व महसूस किया था कि वो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रह रही है,
लेकिन धीरे धीरे उसके मन में समानता के बारे में शंका पैदा होने लगती है। शंका कैसे? सबसे पहले वो देखती है अपनी बस्ती को। वो एक गंदी सी बस्ती में रहती है जहाँ पर कभी सफाई नहीं होती। उसके पास एक नाला गुजरता है, उस नाले की भी कभी सफाई नहीं होती। हर तरफ गंदगी ही गंदगी रहती है। ये चीज़ देखकर कांता के मन में समानता के बारे में शंका पैदा होती है। वो सोचती है कि मैं तो एक ऐसी गंदी बस्ती में रहती हूँ और बाकी के लोग आलीशान बंगलों में रहते हैं। तो ये देखकर उसके मन में थोड़ी-सी शंका पैदा होती है समानता के बारे में। फिर धीरे-धीरे और दिन बीतते हैं, उसकी बेटी बीमार पड़ जाती है, कांता की बेटी बीमार पड़ जाती है, तो वो उसको हॉस्पिटल लेके चलती है। जब वो हॉस्पिटल में जाती है कांता, तो यह देखकर बड़ी आश्चर्यचकित रह जाती है कि जिस लाइन में आज वो खड़ी है, वो वोट देने वाली उस दिन की लाइन से बहुत अलग है। वोट देने वाली उस लाइन में हर ऊँची जाति से लेकर नीची जाति का गरीब से लेकर अमीर तक हर एक व्यक्ति उस लाइन में खड़ा था। लेकिन आज हॉस्पिटल में जिस लाइन में वो अपनी बेटी को लेकर खड़ी है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके जैसे गरीब लोग ही हैं। कांता ये चीज़ देखती है और उसके मन में समानता के बारे में शंका और ज़्यादा होने लग जाती है। वो सोचती है कि जैन साहब अशोक जैन को इस लाइन में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अमीर है, लेकिन गरीबों की लाइन में कांता को खड़ा होना पड़ रहा है क्योंकि हमारे देश में हर क्षेत्र में समानता नहीं मिलती। कांता की कहानी से हम ये जान पाते हैं कि हमें वोट देने का तो अधिकार है, लेकिन हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में हर जगह समानता देखने को नहीं मिलती। हमें राजनीतिक तौर पर तो समानता दी गई है, लेकिन सामाजिक तौर पर हमारे जीवन में समानता नहीं है। समानता के बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे, तो कांता की कहानी से हमें इतना तो पता लग गया कि हालाँकि संविधान हमें बहुत सारे वादे करता है कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर असमानता हमारे समाज में देखने को मिलती है। एक तो लोगों के जीवन के स्तर की असमानता, कुछ लोग बड़ा अच्छा पौष्टिक भोजन करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को 2 वक़्त की रोटी भी नसीब नहीं। ये जीवन स्तर की असमानता है। एक अमीरी और गरीबी की असमानता कि अशोक जैन को हॉस्पिटल में कोई वेट नहीं करना पड़ता क्योंकि उनके पास पैसे हैं, लेकिन कांता जैसे गरीब लोगों को एक लंबी सी लाइन में लगना पड़ता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास अवसर नहीं है पैसे कमाने के। तो इस प्रकार हमारे समाज में असमानता देखने को मिलती है, हालाँकि राजनीतिक रूप से हमें समानता दी गई है। तो और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है, वो कौन से क्षेत्र हैं? चलो देखते हैं। अन्य प्रकार की असमानताएँ, तो अन्य प्रकार की असमानताएँ कौन-सी हैं? अन्य प्रकार की असमानता में सबसे पहली जो असमानता है वो है जातिगत व्यवस्था। जातिगत व्यवस्था क्या करती है? जातिगत व्यवस्था हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को, हमारे देश को विभिन्न-विभिन्न हिस्सों में बाँट देती है। अलग-अलग हिस्सों में बाँट देती है। किसी को उच्च जाति कह देती है, किसी को नीची जाति कह देती है, किसी को कह देती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको ये काम करना है, नीची जाति वाले लोगों को कोई और काम करना है। तो इस प्रकार जातिगत व्यवस्था हमारे समाज में लोगों के बीच बँटवारा पैदा कर देती है। जैसे जातिगत व्यवस्था में क्या सोचा जाता है, जातिगत व्यवस्था ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ गाँव में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। गाँव में तो हम प्रत्यक्ष तौर पर देख सकते हैं जातिगत व्यवस्था को, लेकिन शहरों में भी जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और यहाँ तक कि पढ़े-लिखे लोगों के दिमाग में भी पढ़े-लिखे लोगों के दिमाग में भी जाति व्यवस्था का ज़हर भरा हुआ है। जैसे कि आपकी बुक में एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है विवाह विज्ञापन का। विवाह विज्ञापन मतलब शादी के लिए एडवर्टाइज़मेंट। आपने देखा होगा कि अखबार में कई बार आता है कि इस कन्या को इस तरह का वर चाहिए अखबार में एडवर्टाइज़मेंट देकर। तो विवाह विज्ञापन आपकी बुक में कुछ दिए गए हैं, जैसे कि कुर्मी क्षेत्रीय एक जाति है, ठीक है? बीएससी माइक्रोबायो, एमएससी बायोटेक, बीएड असिस्टेंट प्रोफ़ेसर प्राइवेट कॉलेज हेतु सजातीय वर चाहिए। एक कन्या है जो कि क्षेत्रीय है और उसे वर चाहिए वो भी उसी जाति का। अगला है ब्राह्मण। ब्राह्मण जिजोदिया बुंदेलखंडी ब्राह्मण, ध्रुव कौशल गोत्र गौर वर्ण एमए 3 विषयों में एवं अन्य डिप्लोमा कोर्स कन्या हेतु वर चाहिए सर्व ब्राह्मण मान्य। ब्राह्मण को ब्राह्मण ही चाहिए। तोमर राजपूत राजपूत को राजपूत ही चाहिए। एक राजपूत वर को राजपूत कन्या चाहिए। इसी तरह ये देखिए आप इस विज्ञापन में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, कोई 3 विषयों में एमए है, कोई बीएड है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो
शहरों में भी जाति व्यवस्था को मानते हैं, शहरों में भी जाति व्यवस्था का ज़हर अभी भी लोगों के दिलों में है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि लोग गाँव में ही जाति व्यवस्था को मानते, तो जाति व्यवस्था भी हमारी एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे दिलों में असमानता का ज़हर भरे हुए है। तो आगे 2 कहानियाँ और आपको दी गई है, एक तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है और एक है अ, अंसारी दंपत्ति की कहानी। तो इन कहानी को पढ़ने के बाद असमानता के बारे में आपकी समझ और ज़्यादा विकसित होगी। तो चलिए पढ़ते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी। वो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक लेखक हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं जो कि एक दलित परिवार से संबंध रखते हैं। दलित परिवार से मतलब दलित परिवार में उनका जन्म हुआ। दलित का यहाँ पर क्या मतलब है? दलित एक ऐसा शब्द है, दलित एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग नीची कही जाने वाली जाति के लोग, मतलब जिन जाति को हम नीचा कहते हैं, उस जाति के लोग दलित शब्द का प्रयोग करते हैं अपने लिए, और दलित का मतलब होता है कुचला हुआ या फिर दबा हुआ या फिर टूटा हुआ। तो उस जाति के लोग, नीची जाति के लोग अपने लिए, खुद के लिए दलित शब्द का प्रयोग करते हैं, यह बात बताने के लिए कि हज़ारों वर्षों से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, हज़ारों वर्षों से उन्हें दबाया जा रहा है और आज भी उन्हें दबाया जा रहा है। तो इस बात को दर्शाने के लिए दलित शब्द का प्रयोग करते हैं नीची जाति के लोग। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि भी एक दलित परिवार से संबंधित है, दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो वो अपनी आत्मकथा जूठन जूठन उनकी आत्मकथा का नाम है, और आत्मकथा क्या होती है? खुद के बारे में लिखी गई कथा, खुद की जीवनी। मतलब अगर आपने जो भी अपने जीवन में देखा, जो भी एक्सपीरियंस किया, जो भी अनुभव किए, वो आप एक किताब में लिख देते हैं तो वो आपकी आत्मकथा बन जाती है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी आत्मकथा जूठन में लिखते हैं अपने बचपन के एक्सपीरियंस, अपने बचपन के अनुभव। ये जो भी घटना है ये सारी सच्ची घटना है, कोई ऐवी कहानी नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सच्ची घटना है। तो वो लिखते हैं कि स्कूल में उन्हें दूसरे बच्चों से अलग बैठना पड़ता था, ज़मीन पर बैठना पड़ता था, और कई बार तो इतनी दूर बैठना पड़ता कि ज़मीन पर बिछी हुई चटाई भी उनके लिए नहीं रहती। उन्हें वैसे ही ज़मीन पर बैठना पड़ता, चटाई भी उनको नसीब नहीं होती बैठने के लिए, और ज़मीन पर उनको बैठना पड़ता। और कई बार तो इतनी दूर बैठना पड़ता पिछले दरवाजे के पास कि आगे जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, जो भी बोर्ड पर लिखा है, वो उनको कुछ दिखता ही नहीं। सारे के सारे लिखे हुए अक्षर धुंधले हो जाते, और कई बार तो टीचर उनको बिना बात ही पीट देते, बेवजह उनको पीट देते। और एक एक्सपीरियंस वो लिखते हैं जब वो क्लास 4th में थे। तो क्लास 4th में उनके साथ क्या हुआ, जो उनके प्रिंसिपल थे उन्होंने उनसे कहा कि तुम इस झाड़ू के साथ पूरे के पूरे मैदान को साफ करोगे। आप सोच लीजिए एक 4th क्लास का बच्चा एक बड़े से मैदान को अकेला कैसे झाड़ू के साथ साफ कर सकता है। उनको वो काम पहाड़ जितना बड़ा दिखा, और वो काम करते करते उनकी कमर भी दुखने लग गई, चेहरा धूल से सट गया, और जो धूल थी वो मुंह के अंदर भी चली गई, और यहाँ तक कि उनको पानी पीने की भी इजाज़त नहीं गई। एक 4th क्लास का बच्चा कितना छोटा होगा, और उससे पूरे के पूरे स्कूल की सफाई करवाई गई अकेले से, जिसमें कि उसको पानी पीने की भी इजाज़त नहीं दी गई। क्लास के सभी बच्चे पढ़ रहे थे और वो अकेला ग्राउंड में काम कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था। तो कैसा फील हुआ होगा आप भी सोच सकते हैं। उस प्रिंसिपल को भी थोड़ी-सी भी दया नहीं आई कि एक छोटे से बच्चे को इतना काम देते हुए। लगातार 2 दिन तक उन्होंने स्कूल में झाड़ू दी, और ये बात तब जाके रुकी जब ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी मतलब उनके फ़ादर ने उनको स्कूल में झाड़ू लगाते देखा। वो गुस्सा हो गए और अपने बेटे का हाथ पकड़ कर ले जाते हुए सभी मास्टरों को, सभी टीचर्स को धमकाते हुए बोले कि अब ये बच्चा स्कूल में नहीं आएगा, और ना ही और कोई दूसरे बच्चे इसमें पढ़ने आएँगे। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी के आत्मसम्मान को, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी की गरिमा को ठेस पहुंची, इसी कारण वो अपने बेटे को ले गए। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जो भी ये भेदभाव हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पर हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जो भी ये भेदभाव हुआ सिर्फ और सिर्फ जाति व्यवस्था के कारण हुआ, क्योंकि वो दलित थे इसलिए उनको बिल्कुल पीछे बैठना पड़ता था, क्योंकि वो दलित थे इसलिए उनको पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वो दलित थे इसलिए दिन भर उनसे काम करवाया जाता था स्कूल में। तो जाति व्यवस्था ने हमारे समाज को इतना तोड़ दिया था,
और अंग्रेज़ अंग्रेज़ हमारे भारत पर क्यों क्यों इतने साल तक क्यों शासन कर पाए? सिर्फ़ और सिर्फ़ जाति व्यवस्था के कारण अंग्रेज़ों को लगा कि भारत के लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा बँटे हुए, तो इनमें फूट डालकर हम आसानी से राज कर सकते हैं और वो 200 साल तक हम पर राज करके चले गए सिर्फ़ और सिर्फ़ जाति व्यवस्था के कारण। तो जाति व्यवस्था भी हमारी असमानता का बहुत बड़ा रूप है और इसको जितना जल्दी ख़त्म किया जा सके उतना बेहतर है ना? तो चलिए अब दूसरी कहानी पढ़ते हैं हम अंसारी दंपत्ति के बारे में। अंसारी दंपत्ति, श्री और श्रीमती अंसारी। जो ये पहली वाली घटना थी वो थी ग्रामीण क्षेत्र से, एक गाँव के जीवन से रिलेटेड। लेकिन अब जो ये दूसरी अंसारी दंपत्ति वाली घटना है ये भी बिल्कुल सच्ची घटना है। तो ये घटना है शहरी क्षेत्र से संबंधित और इसके मुख्य पात्र हैं श्री और श्रीमती अंसारी। पहले आप अंसारी का मतलब समझ लीजिए, कई बच्चों को नहीं पता होगा। अंसारी जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियाँ होती है, ब्राह्मण, अग्रवाल, क्षेत्रीय, इसी प्रकार से मुसलमान धर्म में भी बहुत सारी जातियाँ होती है और अंसारी उनमें से एक है। तो अंसारी मतलब मुसलमानों की एक जाति। तो अंसारी दंपत्ति के बारे में ये कहानी है। ये कहानी कहती है कि अंसारी दंपत्ति को शहर में एक किराए पर मकान खरीदना था। वो पैसे वाले थे, उन्हें कोई दिक्कत आने वाली नहीं थी मकान खरीदने में। कई बार क्या होता है कि पैसे के चक्कर में कई लोग हाँ ना करते रहते हैं मकान के लिए। तो पैसे की उनके पास कोई दिक्कत नहीं थी, तो मकान खरीदने में भी कोई कठिनाई आने वाली नहीं थी। तो मकान खरीदने के लिए वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। प्रॉपर्टी डीलर उनको कई मकान दिखाने ले गए। पहला मकान देखते ही अंसारी दंपत्ति को पसंद आ गया और उन्होंने फैसला लिया कि वो इस मकान को किराए पर खरीद लेते हैं। लेकिन जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने, क्या नाम थे उनके? श्री और श्रीमती अंसारी। तो जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वो बहाने बनाने लगी। वो बहाने बनाने लगी कि हम मांसाहारी लोगों को अ, किराए पर मकान नहीं देते। और जब उसने ये बात कही तो प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि पास से ही मांस पकाने की गंध आ रही थी, लेकिन मकान मालकिन कह रही थी कि हम तो मांसाहारी लोगों को किराए पर मकान देते नहीं, क्योंकि हमारे फ्लैट में कोई भी मांसाहारी लोग नहीं। लेकिन साइड से ही बिल्कुल पास से ही मांस पकाने की गंध आ रही। तो ये बात देखकर उन्हें कुछ न कुछ आश्चर्यचकित वो बहुत रह गए। तो आगे 2-3 मकान और उन्होंने देखे तो सभी ने यही बहाना बनाया। तो अंसारी दंपत्ति को बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने सभी लोगों ने ये बहाना क्यों बनाया? क्योंकि वो लोग मुसलमान थे, अंसारी दंपति मुसलमान थे, इसलिए लोग उनका नाम सुनते ही, अंसारी सुनते ही अपना निर्णय बदल लेते और उनसे मना कर देते कि वो किराए पर उनको मकान नहीं देंगे। माँस का बहाना बनाकर उनको वो मना करने लग जाते। तो ये बात अंसारी दंपति को बहुत बुरी लगी कि लोग उनके साथ मुसलमान होने के कारण भेदभाव कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर ने उनको एक सलाह दी कि आप अपना नाम बदल लीजिए, नाम बदल कर श्री और श्रीमती कुमार रख लीजिए, जो कि एक हिंदू धर्म का प्रतीक है। लेकिन अंसारी दंपति ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उनके आत्मसम्मान, उनकी गरिमा को ठेस पहुँचती। यहाँ पर मैंने गरिमा शब्द का प्रयोग दूसरी बार किया है, गरिमा के बारे में भी हम कुछ ही देर में बातें करेंगे, ठीक है? तो अंसारी दंपति ने अपना नाम नहीं बदला और करीब 1 महीने घूमने के बाद उन्हें कोई घर किराए पर मिला। तो ये कहानी है अंसारी दंपति की, ये एक शहरी क्षेत्र में घटी, जहाँ पर लोग सोचते हैं कि शहरों में भेदभाव नहीं होता, लेकिन शहरों में भी बराबर भेदभाव होता है और ये भेदभाव हुआ है धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर अंसारी दंपति को मकान देने से मना कर दिया गया, जिनके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। ऐसा उनके साथ नहीं किया जाना चाहिए था। तो हमने देखा ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में और हमने देखा अंसारी दंपत्ति के बारे में, किस तरह उनकी उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया सिर्फ़ और सिर्फ़ जाति और धर्म के आधार पर। और फिर जैसे कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी थे वो उनको लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उनके आत्मसम्मान, उनकी गरिमा को ठेस पहुँची। और श्री और श्रीमती अंसारी भी अपना नाम नहीं बदलते, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उनकी आत्मसम्मान और गरिमा को ठेस पहुँचती। तो असमानता को तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारे साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है।
इस बात को तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि असमानता के कारण हमारी गरिमा किस तरह प्रभावित होती है। सबसे पहले समझ लेते हैं गरिमा क्या होती है। मानवीय गरिमा का मूल्य। गरिमा का मतलब है कि आप दूसरों से सम्मान पाने के, आप दूसरों से रिस्पेक्ट पाने के हकदार हैं। ये आपका अधिकार है कि दूसरे आपको रिस्पेक्ट दें, और ये आपकी ड्यूटी भी है कि आप दूसरों को रिस्पेक्ट दें। गरिमा का मतलब यही है, आप दूसरों का सम्मान करें, दूसरे आपका सम्मान करेंगे। अगर ऐसा हो हमारे समाज में, तभी हम एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। तो गरिमा बस इतनी सी ही बात है। गरिमा को ठेस जब पहुंचती है जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। कहने का मतलब लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता, लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, तब उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी के साथ हुआ, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची कि वो तो अपने बेटे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज भेज रहे हैं, ना कि झाड़ू लगाने के लिए। लेकिन उनकी भावनाओं का सम्मान ना करते हुए वहाँ का प्रिंसिपल उससे झाड़ू लगवा रहा है। तो ये बात उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाती है। ऐसा उनके साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इसी प्रकार अंसारी दंपत्ति को जब प्रॉपर्टी डीलर सलाह देता है नाम बदलने की, तो वो अपना नाम नहीं बदलते, क्योंकि इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती। वो मुसलमान हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो उनका धर्म है। तो असमानता का जो उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है वो बुरा है, ना कि उनका नाम बुरा है। तो वो अपने नाम क्यों बदले? तो इस बात के कारण ही वो अपना नाम नहीं बदलते। दोनों के साथ ही, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। ऐसा व्यवहार ये बात इस बात की याद दिलाता है कि अभी भी हमारी सोसाइटी में असमानता मौजूद है, और असमानता जैसी बुराई बहुत ही बुरी है। तो यहाँ तक हम चैप्टर को समझ चुके हैं बहुत ही अच्छी तरह। असमानता को आप अच्छी तरह से कर चुके हैं, गरिमा को अच्छी तरह से कर चुके हैं। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगला का जो बाकी का बचा हुआ चैप्टर है वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके।